राइट। तो हम इसको पोटेंशियोमीटर के लिए ये 500 क्वेश्चन है, इनको मैं एक एक करके बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 29 सबसे पहले करेंगे। हाँ, किसी बच्चे को कुछ कहना है क्या? मैं ये कह रहा था कि ये क्वेश्चन नंबर 29 में सॉल्व करो, उससे पहले अगर किसी बच्चे को कुछ कहना हो मेरे से, कल के कॉन्सेप्ट के बारे में कोई चीज समझ नहीं आई हो तो वो बोलो। हाँ, कृष्णा कपिल, कृष्णा कपिल बेटा कुछ कहना चाह रहे हो? विशाल, कुछ कहने की इच्छा हो रही है बेटा? मतलब किसी को कुछ बोलना हो, पूछना हो तो पूछो। फिर हम देखिए, अब पोटेंशियोमीटर, कल मैंने आपको बताया था कि पोटेंशियोमीटर बिल्कुल उसी तरह से होता है जिस तरह से एक तराजू होता है कि तराजू में हम जब तोलते हैं, एक साइड में बार रखते हैं और दूसरी साइड में वो वस्तु रखते हैं जिसे तोलना होता है। ये तराजू का कंसेप्ट है, बिल्कुल वही तराजू का कंसेप्ट पोटेंशियोमीटर है। पोटेंशियोमीटर में सिंपल सा कंसेप्ट है कि एक तार है, उस तार पर कुछ है, उस तार पर कुछ है, कुछ क्या है? पोटेंशियल। और जिसको हमें नापना होता है, जिसको हमें नापना होता है, ये कुछ भी हो, भले कुछ भी हो, फंडामेंटल चीज को समझो, फंडामेंटल चीजों को समझो, रटने से बजाय फंडामेंटल समझोगे तो चीजें ज्यादा आसान होंगी। कुछ भी नापना है तो हम क्या करेंगे, इसको इससे जोड़ देंगे, फिर एक गैल्वेनोमीटर ले लेंगे और गैल्वेनोमीटर लेकर उससे स्लाइडिंग जोकी लगा के फिर इस जोकी को इधर उधर इधर उधर खिसका खिसकू के एक ऐसा पॉइंट पता लगाएंगे जिस पॉइंट पर गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जो है वो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ऐसे पॉइंट का हम पता लगाएंगे तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 आ जाएगा, ऐसा पॉइंट पता लगाएंगे। बस वो जहां 0 आ जाए ना, उसका जो पोटेंशियल आएगा वही इसका आंसर होगा। बस इतना सा बात है, इतना सा है, और कुछ नहीं है। फिर अब आप देखो, हम सबसे पहले x पता लगाते हैं। x को क्या कहना है? पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये पता लगना बहुत जरूरी है क्योंकि यही आपका बात है जो मैं कह रहा था तराजू, तो तराजू यही है ना, x पोटेंशियल ग्रेडियंट, x इज व्हाट? पोटेंशियल ऑफ यूनिट लेंथ ऑफ वायर। अगर हमें यूनिट लेंथ का पता लग गया, यूनिट लेंथ का पता लग गया तो क्या होगा? फिर हम सब पता लगा लेंगे, फिर तो सारे पता लग जाएगा, यूनिट लेंथ का पता लग गया। तो आप ध्यान दो कि मैं इसको अब मिटा दे रहा हूँ और अब हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे क्योंकि पोटेंशियोमीटर जो है, मैंने जनरली बच्चों को देखा है कि पोटेंशियोमीटर के सवाल को गलत करके आते हैं। बहुत सिंपल होते हैं, एक्चुअली हमारे बच्चे पता क्या करते हैं, इंडियन बच्चे बड़े जोरदार होते हैं, जो इजी होता है उससे गलत करते हैं और जो डिफिकल्ट होता है उससे सही करते हैं। हाँ, ये मैंने देखा है, बहुत बच्चे ऐसे करते हैं, इजी सवाल को गलत करेंगे और जो डिफिकल्ट है उससे सही करेंगे। तो चलिए, है ना, पोटेंशियोमीटर जो है इसको मैं समझाता हूँ। यहाँ पे मैं 2 बातें लिख लेता हूँ, इसको एकदम ब्रैकेट में साइड में रख के लिखूंगा। क्या? सबसे पहले मैं x लिखूंगा, x बराबर है पोटेंशियल ग्रेडियंट और इसको मैं लिखूंगा टोटल वोल्टेज ऑन वायर अपॉन लेंथ ऑफ द वायर। सिंपल, और मैंने फॉर्मूला बता दिया, टोटल वोल्टेज ऑन द वायर अपॉन लेंथ ऑफ द वायर। एक सिंपल सा फॉर्मूला है, राइट। अब देखिए ये x है। अब मैं आपका जो v है ना, अननोन, v अननोन, इसका मैं लिखूंगा x इंटू एल। एल क्या है? बैलेंसिंग लाइन। बस इतना सा अगर आपने जान लिया ना तो आपका काम हो गया, आपका काम हो गया।
कि एक तार लेना है, देखो बातें कितनी आसान है, कितनी आसान। एक तार लेना है, तार का वोल्टेज पता करना है, फिर यूनिट लेंथ का वोल्टेज पता करना है। यूनिट लेंथ का वोल्टेज क्या आएगा? टोटल वोल्टेज अपॉन लेंथ। फिर आपको एक्स पता लग गया। अब आपको जो नापना है उसे बस तार से पैरेलल रखना। ये बात मैं दोबारा बता रहा हूँ क्योंकि क्वीनी शायद लेट आई है ना। क्वीनी बेटा आप लेट आए हो, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं बहुत अच्छी बात बता चुका था जब तक आप आए, है ना? आपकी एंट्री से पहले मैंने बहुत ही शानदार बात बताई। क्या एक तार है, हमें अगर इस तार का पोटेंशियल एक्स पता हो कि यूनिट लेंथ का कितना है, अब हमें मान लो कुछ नापना है यहाँ पे, जिसको नापना है वो कुछ तो हो सकता है इस दुनिया के अंदर, जिसको नापना है कुछ हो सकता है। कोई सर्किट का टुकड़ा हो सकता है, कोई सर्किट का पार्ट हो सकता है, कोई करेक्टरिस्टिक वायर हो सकता है, कोई वोल्टेज हो सकता है, कोई बैटरी हो सकती है, पता नहीं क्या क्या हो सकता है। जो भी है ना, हम क्या करेंगे उसको यहाँ कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद गैल्वेनोमीटर लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ जो स्लाइडिंग जो भी है इसको इधर या उधर खिसका खिसका के ऐसा पॉइंट ढूंढेंगे जहां पर गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन क्या आ जाएगा? 0 है। बस जहां गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 आ गया वही आपका आंसर है, वही आपका आंसर है। तो आपका गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन मान लो एल लेंथ पर 0 आया, तो आपका आंसर क्या होगा? v बराबर x * s। कितना सही काम करना होता है पोटेंशियल। लेकिन इस तरह से काम से बड़े पंगे हो जाते हैं। देखो अब मैं करूंगा 29 को करूंगा, 30 को करूंगा, 31 को, 32, 33 शायद है, ये पोटेंशियल डिफरेंस। इनको हम पहले करेंगे, बाद में करेंगे बाकी को, क्योंकि ये जो है बड़े प्राण चीजें हैं। चलिए 29 हम डिफिकल्ट काम पहले करेंगे। 29 है, in a potentiometer arrangement a cell of 1.5 volt gives a balance point at 30 cm. Now when the cell is replaced by another cell, the balance point shifts to 0. What is the EMF of second cell? देखिए ये जो सवाल है ना, इसमें क्या है कि इन्होंने बड़ी सिंपल सी बात कही। क्वेश्चन नंबर 25, पहले एक सेल है जिसका EMF 1.5 है, उसका बैलेंसिंग पॉइंट 30 सेंटीमीटर लेंथ पर। तो देखो अभी मैंने पढ़ा कि x बराबर क्या था? पोटेंशियल अपॉन लेंथ। पहले वाली चीज आपको गिवन है, पहले वाली चीज आपको गिवन है। कितना पोटेंशियल क्या रखा? 1.5। लेंथ किधर के 30 सेंटीमीटर, ये वोल्ट, ये आपका x है। पोटेंशियल अपॉन लेंथ 1.5 अपॉन 30 सेंटीमीटर में गिवन है, इन्होंने बोला है सवाल में, राइट। अब इन्होंने दूसरी बात बोली बी अननोन, जो हमें पता नहीं है, वो आएगा XL2 XL। ये L1 है, ये आपका B अपॉन L1 है। अब तो XL2 कितना आ जाएगा? X है आपका 1.5 अपॉन 30, तो L2 कितना आ जाएगा? 50। देखो 2.5 वोल्ट आंसर है। है ना? अच्छा, अब मुझे आप ये बताओ कि ये वाला जो सवाल है उसको कितने लोगों ने कर लिया था? ये क्वेश्चन नंबर 29, हाँ 29, यार ये क्वेश्चन नंबर 29, आई एम सॉरी, बाय मिस्टेक आई रोट इट 25, इट इज 29। हाँ मेरी गलती से मैंने आज ये 29 जो है ना, वो देखिए आप, ये किस किस ने कर लिया था? 29 सृष्टि आपने 29 कर लिया था क्या? सृष्टि 29 कर लिया था क्या आपने? अच्छा, प्रयत्न नहीं किया आपने, ट्राई नहीं किया है ना? सोनाली आपने कर लिया था 29? किसने ट्राई किया वो बच्चा जरा मेरे को बताए कि सर मैंने ट्राई किया। कृष्णा कपिल ट्राई किया था बेटा? अरे यार रिवाइज किया वो तो अच्छी बात है। चलिए कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 29 आपको समझ में आ गया। कुछ नहीं है,
क्वेश्चन में दो चीजें दी थी, एक तो नोन बात कह दी और एक अननोन बात कह दी। ऐसे ही सारे सवालों में जिंदगी में ऐसे ही होता है कि कुछ नोन बातें बताते हैं, कुछ अननोन बातें बताते हैं। चलिए अब अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 सवाल को ध्यान से मन लगाना पड़ेगा। सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 30 को मन लगा करके पढ़िए क्वेश्चन नंबर 30 in the given potentiometer circuit, internal resistance small r of the cell of EMF is to be determined when T is open, balance quantity of that at N1. ठीक है, N1 is 60 cm. When T is closed, the balance quantity of that at 50 cm. What is value of small r? देखिए मैंने आपको कल बताया था, कल इस तरह का क्वेश्चन बताया था मैंने आपको। पता है मैंने क्या बताया था कि अगर किसी पोटेंशियोमीटर में एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस नापना है तो जब सी को ओपन रखते हैं, सी को ओपन रखते हैं, ओपन माने बताओ, जब हम सी को ओपन रखेंगे तो सेल का जो टर्मिनल वोल्टेज होगा वो क्या होगा, ईएमएफ होगा या वो वी होगा। मैंने आपको बताया था when C is open, EMF है, तो EMF कैपिटल E होता है। इन्होंने इसकी लंबाई दे दी 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर दे दी इसकी लंबाई। X का हमें पता नहीं है, X is not given, लेकिन इसकी लंबाई इन्होंने 60 सेंटीमीटर दी, राइट। दूसरा फिर इन्होंने जब उसको सी को क्लोज किया, सी को क्या किया, क्लोज माने सर्किट बंद गया पूरा। अब आपका जो वोल्टेज आएगा वो वी आएगा, इसे कहते हैं टर्मिनल वोल्टेज, इसका नाम है टर्मिनल वोल्टेज। इसकी वैल्यू क्या रखिए, x × 50। देखो आप ऐसा लिखो, कैपिटल आर की वैल्यू बता रखी है इन्होंने। कैपिटल आर की वैल्यू उन्होंने डायग्राम में लिख रखी है 10 ओम एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। तो ध्यान दीजिए कैपिटल आर इज 10 ओम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस गिवन इन द फिगर। देखो गिवन इन द फिगर। तो आप लोग है ना बच्चों अपने टीचर की एक्टिविटी चेक करो, टीचर की अप्रोच चेक करो, टीचर क्या करता है, ऐसी एक्टिविटी क्यों कर देता है टीचर। देखो आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने अभी अभी की घटना है, बहुत बड़ी घटना है, आप लोग पता नहीं पकड़ते हो नहीं पकड़ते हैं मास्टर को, अपने टीचर को पकड़ा करो कि टीचर क्या कर रहा है। मैंने ये दोनों बातें लिखने के बाद में मैंने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की ढूंढ लगाई, मैंने ढूंढना चालू किया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर दे रखा है क्या, दे रखा है क्या, क्वेश्चन में देखा, फिर मेरे को डायग्राम में दिखा दिया था और मैं फिर शांत हो गया। आप देखिए इसकी जरूरत क्या थी, ये आपका टीचर इतना एक्टिव क्यों हो गया इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को लेकर, बताओ क्यों हो गया, क्यों हो गया। करेक्ट, वेरी गुड, शाबाश। तो ये क्या है, स्मॉल आर बराबर ई माइनस वी अपॉन वी इंटू कैपिटल आर, ये फॉर्मूला। अब मेरे को क्या ई दिख गया, वी दिख गया, आर दिख गया, आर दिख गया था सवाल में, मैंने पढ़ा भी लिखा है ना, तो मैं परेशान सा हो गया कि यार आर नहीं, मैं सवाल को कैसे सॉल्व करूंगा। फिर मैंने देखा डायग्राम में टेन दे रखा है, तो शांति आ गई कि हाँ अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। तो अब कर दो आप, अब आप कर लो, मेरी जरूरत नहीं है। कैपिटल आर बराबर ई बराबर हो और वी बराबर ये, वी बराबर डब्ल्यू हो, x into 60 minus x into 50 upon x into 50 into 10 नमस्ते अंक पर आ गया, ठीक है, डन डन है, बिठा दो उसको, बता ये क्वेश्चन नंबर 30 है। चलो 30 में तो देखिए 31
क्वेश्चन देखिए प्लीज। 31 क्वेश्चन पढ़िए सभी बच्चे। In a potentiometer circuit, the EMF of driver cell is 2 volt. Driver cell है, what is driver cell? बताओ driver cell क्या होता है? वो जो वायर होता है ना, उसका अपन ने प्राइमरी सर्किट बनाया था कल हमने पोटेंशियोमीटर वायर का प्राइमरी सर्किट बनाया। तो प्राइमरी सर्किट को ड्राइविंग सेल कहते हैं। ये है कैपिटल ड्राइविंग सेल। तो देखो in a potentiometer circuit the EMF of driving cell is 2 volt. 2 volt ऐसा ड्राइविंग सेल का EMF, करेक्ट। और इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 है ड्राइविंग सेल का 0.5। और क्या है? The potentiometer wire is 1 meter long। अरे वाह, अब आजकल तो इन्होंने पोटेंशियोमीटर वायर को बेचारा 1 मीटर ही बना दिया। अपन ने तो कहा था 10 मीटर होता है, 20 मीटर होता है, 15 मीटर होता है। मैंने तो ऐसे ही बोला था, लेकिन इन्होंने आज 1 मीटर बना दिया। मैं क्या करूँ, बना दिया तो ये अपनी जिम्मेदारी थी। It is found that cell of EMF 1 volt and internal resistance is balanced against 60 centimeter length of the wire. Okay, calculate the resistance of potentiometer wire. हाँ, ये अब देखिए इसके अंदर इन्होंने जो है ना और प्राइमरी सर्किट में इन्होंने कोई एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस जोड़ा नहीं है। हमने यहाँ पे कल R की और RX जोड़ा था, लेकिन आज इन्होंने कुछ जोड़ा नहीं है क्योंकि बोला ही नहीं सवाल में। देखो आप सवाल को पढ़िए, एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस जोड़ा नहीं, लेकिन इन्होंने एक बात कही है कि एक सेल है जो कितना है 1 वोल्ट है, 1 वोल्ट है, उसकी बैलेंसिंग 60 सेंटीमीटर पर हो जाती है। तो बैलेंसिंग 60 सेंटीमीटर पर हो गई, 60 सेंटीमीटर पर बैलेंस हो गया सामने। अब हमें वायर का रेजिस्टेंस चाहिए कैपिटल आर, मतलब कैपिटल आर इज रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। इसका आंसर चाहिए। इसको जो मुझे 2 मिनट में करके बताएगा है ना, उसको ट्रॉफी मिलेगी। क्या करना होगा आप लोग करें जल्दी। समीर जल्दी करो। शिवम, शिवम का है, जल्दी करो। ईशिका गुप्ता, ईशिका गुप्ता जल्दी करो। अभी कुमार भी जल्दी करो। जगलीन, जगलीन जल्दी सवाल करो, नहीं तो मारूंगा पकड़ के। जल्दी करो। युवराज जल्दी करो। सोनाली जल्दी से करो। करो। अमान, अमान जल्दी करो। ऐसे नहीं यार, कर रहा हूँ नहीं यार, मतलब बहुत से तो गड़बड़ हो जाएगी। आप तो आराम से बताओ ना, आपको मैं इतना तो रखा है, बिल्कुल इतना तो रखा। कौन बोल रहे हैं बेटा? 1.1 आ रहा है, 2.5 दे रखा है, 2.1 आ रहा है। विभूति का 2.1 आ रहा है, तो इसकी आंसर मेरे का 2.5 कितना आ रहा है? सोनाली युवराज, कृष्णा कपिल सर कहाँ गए? कृष्णा कपिल जी दिखाई दे रहे।
अभी थोड़ी देर पहले तुमने कृष्णा कपिल कहाँ गया? कृष्णा कपिल तो गया होते हैं। अभी अविरल कहाँ है? अविरल समथिंग नहीं, आप एग्जैक्ट बोलो, या फिर आप ऐसे बोलो, आप ऐसे नहीं, बात ये नहीं है, ये जो आंसर दे रखा है ना इसमें वो राउंड ऑफ नहीं दे रखा ना, वो 2.5 हम लिख रखा है एग्जैक्ट। देखो इधर मैं करता हूं, ये 1 वोल्ट का सेल है, आपको परेशान करने के लिए एक फालतू की इंफॉर्मेशन हम दे रखी है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है 1 वोल्ट के सेल का। अब 1 वोल्ट के सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस दे दिया, लेकिन इन्होंने इसको डायरेक्ट कनेक्ट कर रखा है, यानी कि इसके साथ में कोई रेजिस्टेंस जोड़ नहीं रखा, नो रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड विद दिस सेल, ये दे नहीं रखा, कुछ भी नहीं दे रखा। इसका मतलब ये जो सेल है इसका ईएमएफ भी आएगा, क्योंकि कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं है, तो नो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज देयर विथ द गिवन सेल ऑफ 1 वोल्ट। तो यहाँ पर मैं एक चीज लिख देना चाहता हूँ, नो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इसको नोट कर लो आप लोग क्योंकि बाद में काम आएगा। नो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज देयर विथ सेल 1 वोल्ट। 1 वोल्ट के साथ में कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं है, तो जब 1 वोल्ट के साथ में कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं है तो इसका मतलब आपका स्मॉल आर जो है वो 0 है, इंटरनल रेजिस्टेंस होगा ही, है ना, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस तब होता है जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस साथ में जुड़ा हो। इंटरनल रेजिस्टेंस आता ही तब है जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस साथ में जुड़ा हो। तो यहाँ अब मैं एक्स ग्राउंड सीधा, एक्स ग्राउंड ईएमएफ अवेलेबल अपॉन बैलेंसिंग लाइन, इसका ईएमएफ 1 वोल्ट है, किस सेल का? जो ये वाला सेल, कितने सेंटीमीटर पर बैलेंस हुआ? 60 सेंटीमीटर, ये एक्स, ये क्या है एक्स। अब आप देखो मैंने आपको एक्स पढ़ाया था आई इंटू आर अपॉन एल पढ़ाया था, कल जो है आई आर अपॉन एल, ये एक्स पढ़ाया था। तो मैं इस एक्स को लिख रहा हूं कि 1/60, ये आपका ई डैश है, ई मतलब एक्स्ट्रा है, इसको E2 बोल दो, इसको E2 बोल दो बेटा, ई उसको बोल दो है, इसको E2 बोल दो जिससे कंफ्यूजन ना हो। 2 सेल हो गया, एक तो आपका ड्राइविंग सेल और एक आपका मेजरमेंट सेल जो कि मेजर होना है, तो इसको E2 बोल दिया, तो ये 1/60 एक्स्ट्रा। अब मैं आई को क्या बोलूं बताओ, आई इसमें करंट है, पोटेंशियोमीटर वायर। कल मैंने आई बराबर पढ़ाया था E अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर प्लस आर एक्स्ट्रा। आज आर एक्स्ट्रा 0 है, तो कैपिटल ई कितना है? 2 वोल्ट है। कैपिटल आर कितना है? पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस पता नहीं है साहब, ये स्मॉल आर रहता है 0.5। अब कैपिटल आर आपको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, कैपिटल आर आपको रहता है 100 सेंटीमीटर। चलो अब आर निकालो, कैलकुलेटर में जल्दी से आर निकालो। क्या बात है, कृष्णा कपिल अभी दिखाई दे रहा था थोड़ी देर पहले, हैं? तो क्या इसका नेटवर्क पूरा खराब हो गया आपके लिए? चलिए देखो जल्दी से, कितना आ गया बेटा? 2.5। देखो अब देखो ये सवाल अगर मेरे एग्जाम में आता, मान लो मैं एग्जाम दे रहा होता और मेरे एग्जाम में ये सवाल आता, तो मैं कैसे करता? देखिए मैं करता हूँ कि मैं एग्जाम में इससे थोड़ी बात करूँगा, एग्जाम में तो मैं आंसर बताऊँगा फटाक से। देखो यही सवाल अगर मैं टेस्ट दूँ
और मेरे टैक्स में आ रहे हैं। तो देखिए हम क्या करें। देखो मैं बता रहा हूँ कि मैं कैसे करूँगा अगर मेरे एग्जाम में आ जाए तो। देखिए मेरे एग्जाम में आ जाए तो मैं ऐसे करूँगा, मैं सवाल को ध्यान से पढ़ तो लूँगा ही। सबसे पहले इन्होंने इंफॉर्मेशन दे रखी है, 1 वोल्ट का सेल 60 सेंटीमीटर पर बैलेंस हो रहा है। 1 वोल्ट का सेल 60 सेंटीमीटर पर बैलेंस हो रहा है, ये बोल रखा है इन्होंने। अच्छा, और उस सेल के साथ में कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन्होंने बोला ही नहीं। तो जब नहीं बोला तो इसका मतलब नहीं है। तो मैं सीधे सीधे लिखूंगा x बराबर 1 वोल्ट बटे 60 सेंटीमीटर। एक काम करते हैं, पता है मैं क्या लिखा, मैं ये फॉर्मूला डायरेक्ट लिखा, E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r प्लस R E इंटू R अपॉन है। ये फॉर्मूला मैंने कल बताया। अगर कोई ये फॉर्मूला भूल जाए कोई बच्चा, मान लो कि कोई बच्चा ये फॉर्मूला भूल गया, तो सुनो अब क्या करना है। अगर ये फॉर्मूला भूल जाता है कोई बच्चा तो उसको ऐसे करेगा, वो उसको ऐसे करेगा, I को करेक्ट और R रेजिस्टेंस और टोटल लेंथ, फिर उसको याद करेगा। भूल जाने का तरीका है, भूल गए तो सवाल में छोड़ के आ जाओ। कई बच्चे क्या करते हैं कि कोई फॉर्मूला भूल गए, अब फॉर्मूला भूलते ही दुखी हो जाते हैं, महा दुखी हो जाते हैं और सवाल को छोड़ जाते हैं। नहीं जी, आपको सवाल छोड़ना ही नहीं है, फॉर्मूला भूलो चाहे याद रहे, आपको तो हर हालत में सवाल करना ही करना है, सवाल करना ही करना है, राइट। तो देखिए भूलना नहीं है। आप देखिए आई को क्या करेंगे, फिर आई को हम लिखेंगे अपने तरीके से E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r प्लस R एक्स्ट्रा इंटू R। ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, भूल भी गए। अब देखो इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, E जो है प्राइमरी सेल का वो 2 है, प्राइमरी सेल का। कैपिटल R का पता नहीं है, स्मॉल r आपको दे रखा है 0.5, R जो एक्स्ट्रा है वो 0 दे रखा है, जब दे नहीं रखा तो 0 है जी। एन आपको 100 सेंटीमीटर दे रखा है, बस काम खत्म। अब क्या क्लास का तो कितना आसान सवाल है, डिफिकल्ट नहीं है बेटा, डिफिकल्ट नहीं है। चलिए अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 32 पर आ जाओ। 32 पर सभी बच्चे 32 सवाल पढ़ेंगे। सवाल सभी बच्चे पढ़ें। In an experiment to measure internal resistance of the primary cell by potentiometer, the electric circuit in main circuit flowing through the potentiometer wire should not change. Right? अरे हाँ, ये तो बड़ी जोरदार बात है। देखो कल हमने आपको पढ़ाया x बराबर, x बराबर क्या पढ़ाया, कैपिटल V अपॉन है, कैपिटल V को क्या पढ़ाया, I R अपॉन है, ये पढ़ाया। अब देखो I आपका पोटेंशियोमीटर वायर का करंट। अब थोड़ा सोचिए आप, थोड़ा सोचिए कि अगर ये I बदलने लग गया बार बार, अगर I बदलने लग गया तो क्या होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट बार बार होगा। अगर I बदलने लग गया तो पोटेंशियल ग्रेडियंट बार बार होगा। अब भैया पोटेंशियल ग्रेडियंट बार बार बदलने लग गया तो हमारा तो मेजरमेंट ही बदल गया, हमारा तो क्या तराजू ही बदल गया, तराजू के बाट ही खराब हो गए। अब आप सोचो, अगर तराजू के बाट खराब हो जाएंगे तो क्या हाल हो जाएगा, तराजू के बाट खराब हो जाएंगे तो हाल बुरा हो जाएगा, क्योंकि फिर तो जब सब्जी ज्यादा देनी होगी तो कम मिलेगी, कम देनी होगी तो ज्यादा मिलेगी, पता नहीं कुछ हो जाएगा। वैसे ज्यादातर इस दुनिया में जो बाट खराब होते हैं वो पता है कैसे खराब होते हैं, बाट हमेशा कम ही होते हैं, ज्यादा वाले बाट नहीं होते तराजू वाले जब खराब ही करते हैं नहीं करते। चलिए 33 सवाल पढ़िए, 33 सवाल पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 33 सवाल देखिए जल्दी से। In the arrangement shown,
लेंथ ऑफ वायर ए बी इज 1 मीटर। अच्छा, द रेजिस्टेंस ऑफ कैपिटल आर इज 10 ओम। द गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड बिटवीन सी एंड ठीक है, which shows no reflection for AE equal to 60 cm। अच्छा, ठीक है। What is value of x? ये तो पता है क्या है। अच्छा, ये बताओ क्वेश्चन नंबर 30। सब बच्चे इस बात को बताएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 33, बताओ क्या सवाल है, किसका है ये सवाल, किस कंसेप्ट का है, पोटेंशियोमीटर का है या मीटर ब्रिज का है या उसका है विद्युत ब्रिज का, किसका सवाल है ये बताओ। तो आप मेरा सवाल समझ रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 33 जो है वो पोटेंशियोमीटर का सवाल है, मीटर ब्रिज का सवाल है या विद्युत ब्रिज है, बताओ क्या है, बताओ। मीटर ब्रिज का, बिल्कुल। ये एक्चुअल में मीटर ब्रिज है। तो थोड़ा सा इन्होंने जानबूझकर ये एक्चुअल पता है क्या होता है, कई बार डायग्राम ऐसा बनाते हैं तो बच्चा सोचता है खाली क्या करना है, ये पंगा क्या है ना। देखो मैं इस डायग्राम को बनाता हूँ, ए बी सी डी 4 पॉइंट है ना। तो ए बी सी और एक पॉइंट ई बनाते हैं। तो देखो ए को इन्होंने 60 सेंटीमीटर कहा है, तो अब जो है ना वो कितना आएगा x, वो हमको पता लगाना है। तो देखो इन्होंने गैल्वेनोमीटर कहाँ लगाया, सी और ई के बीच में गैल्वेनोमीटर लगाया है। तो हम जरा ब्रिटिश और ब्रिज का रफ डायग्राम बनाते हैं। ब्रिटिश और ब्रिज का रफ डायग्राम है ये। ब्रिटिश और ब्रिज का रफ डायग्राम ना केवल सवाल को सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ज्यादा कुछ करना नहीं चाहिए। यहाँ गैल्वेनोमीटर लगाते थे हम, क्या लगाते थे, गैल्वेनोमीटर लगाते थे। अब देखिए गैल्वेनोमीटर लगाने के बाद में इधर हम लगाते थे फैन, इधर हम लगाते थे फैन। अब अगर इस डायग्राम को मैं ध्यान से देखता हूँ तो यहाँ पे सेल लगा हुआ है, तो सेल के नीचे एक आर है और एक एक्स है, तो मैं इसको लिख देता हूँ आर और इसको लिख देता हूँ फैन। आर आपको पता है 10 है, आर आपको पता है 10 और एक्स का आपको पता नहीं। अब हम बात करेंगे वहां पर क्या वो, तो ध्यान दीजिए हमारा जो ये सेल जुड़ा है वो कहाँ जुड़ा है, बी और ए के बीच में जुड़ा है। ये जोड़ना बात है। मैंने कहा कि सेल बी और ए के बीच में जुड़ा है। हाँ सेल बी और ए के बीच में जुड़ा है, मैं बताता हूँ। ये आपका सीन है ना, यहाँ पर R है और यहाँ पर X है और ये आपका सेल है, ये आपका सेल है और यहाँ पर आपका गैल्वेनोमीटर जुड़ा है, ये आपका देखो जरा ध्यान ऐसा है ना। अब मैं कहता हूँ कि ये पॉइंट ए है, जब मैं इस पॉइंट को ए कहता हूँ तो बेटा ये पॉइंट कौन सा है, ए ही है। ये पॉइंट कौन सा है, ए है। ये पॉइंट कौन सा है, ए है। ये पॉइंट कौन सा है, बी है। ये पॉइंट कौन सा है, सी है। इसको इन्होंने ई बोला है जानबूझ करके। देखो पेपर बना क्वेश्चन बनने वाला जानना चाहता है बच्चा किसका जानता है, इसको इन्होंने जानबूझ कर ई बोला है। जबकि सच ये है कि ये डी है हमारा वाला, हाँ ये अपना वाला डी है, इसको बोला जानबूझ के उन्होंने। और यहाँ पे भी इन्होंने वो बदल दिया, इसको ए बोल दिया और इसको बोल दिया डी। अब पता है सी और डी है वो, बस बात कर रहा हूँ, आपका काम कंप्लीट हो गया। या चलो डी उसको बोल दो, सी इधर बोल दो, बस यही है। ये एक्चुअल में जो पत्ती लगा रखी है पूरी मोटी, ये एक्चुअल में एक पॉइंट है पूरा इतना मोटा जो पत्ती लगा रखी है पूरे डायग्राम में सबसे तगड़ा इसी को बनाया है यार। हाँ सबसे जोरदार इसी को बनाया है बच्चे को दिमाग खराब करने के लिए, जबकि ये सच में ए है।
और कुछ भी नहीं। तो अब देखो ये रहा। अब आप इसको लिख दो कितना, ये डी है, इसको लिख दो जरा 60 सेंटीमीटर, इधर 40 आ जाएगा, या एक मिनट जरा, 60 किधर है 40 किधर है, डी वाला जो है ना, डी के साइड वाला, ये डी है, हाँ डी के साइड वाला डी है। अच्छा एक मिनट, ये ए किससे कनेक्टेड है, ए एस से कनेक्टेड है ना, हाँ ए एस से कनेक्टेड है, सॉरी ये थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, इसको ए लिखना पड़ेगा, इसको बी लिखना पड़ेगा, इसको बी लिखना पड़ेगा, इसको ए लिखना पड़ेगा, क्योंकि ए एस से कनेक्टेड है, और ये बी बी, और ये अब आ जाएगा आपका, ये फिर ये आ जाएगा आपका 40 सेंटीमीटर, और ये आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। चलिए अब एक बार जरा हम अपने डायग्राम को एकदम एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट चेक करते हैं। उस डायग्राम को मिलाऊंगा, ए और सी के बीच में एक्स है क्या, देखो वहां से डायग्राम देख देख के बोलो यस नो। ए और सी के बीच में एक्स है, देखो ये पूरा ए है, यहां से लेके यहां तक ये ए है, ए है, ए है, ए है, क्योंकि जब कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो वो ए है, तो वो पॉइंट ए है, कंप्लीट ही पॉइंट ए है, सारा का सारा यहां से लेके यहां तक पॉइंट ए है, वो ऐसे है, उस रास्ता उधर है, ए पॉइंट पर घूमने का रास्ता, ए पॉइंट पर घूमनी करो, ये रास्ता, क्योंकि बीच में वो रेजिस्टेंस नहीं, तो पूरा ही पॉइंट ए होगा। अब देखो आप ए और सी के बीच में एक्स जुड़ा है, तो भैया ए और सी के बीच में एक्स जोड़ो, है ना। अच्छा सी और बी के बीच में आर जुड़ा है, सी और बी के बीच में आर जोड़ो, करेक्ट। अब देखो बी और डी ये 40 सेंटीमीटर है और ये 60 सेंटीमीटर है, 60 सेंटीमीटर इन्होंने बोला है, हाँ बोला है इन्होंने 60 सेंटीमीटर। तो देखो भैया इधर 40 और उधर 60, ए और बी के, और अब आपका सेट हो गया। बस अब आपको इसको बता इसको बता इसको करो, तो 40/10 बराबर 60/x, एक्स बताना कितना है, बस ये जो खेल टाइप है, एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है गेम टाइप होते हैं, कि आपको पहेलियां पूछते हैं, वो आपने वो सवाल करते हैं कि आप लोग पहेलियां वगैरह पहले, और वो कुछ पजल्स होती थी, हैं उस टाइप की चीजें हैं ये आपसे पूछते हैं खाली कि बताना भैया, और कोई दमदार बात होती ही नहीं। चलिए ये आपके पोटेंशियोमीटर के सवाल हो गए सारे। अब ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, कुछ सवाल डिफिकल्ट भी हैं, तो वो भी हम करेंगे, आपको एक्सरसाइज देंगे, टेस्ट के अंदर आएंगे कुछ सवाल। चलो अब जरा वहाँ आ जाओ, आपके डू योरसेल्फ का क्वेश्चन नंबर 25। एक्चुअली मैं पोटेंशियोमीटर के सवाल कराना चाहता था, इसलिए करा दिया। डू योरसेल्फ का क्वेश्चन नंबर 5 है, 25। क्वेश्चन नंबर 25 किसने कर दिया? विभूति क्वेश्चन नंबर 25 कर लिया है क्या डू योरसेल्फ का? आपने ट्राई किया? अमान आपने क्वेश्चन नंबर 25 ट्राई किया था क्या? अमान आपने डू योरसेल्फ में क्वेश्चन नंबर 25 ट्राई किया था क्या? तो भाई क्यों नहीं किया? क्या किया बेटा कल दिन भर? जरा कल का प्रोग्राम बताना मेरे को अमान, कल दिन भर क्या क्या किया? फिजिक्स में क्या रिवाइज किया? इतना ज्यादा रिवीजन था क्या फिजिक्स के अंदर? स्टार्टिंग से कहां से? कैपेसिटर पूरा रिवाइज किया और करंट भी पूरा रिवाइज किया। तो बेटा करंट करना था ना आज, तो करंट के क्वेश्चन होने से कैपेसिटर के क्वेश्चन सारे हो गए। अभी तो कैपेसिटर की डीपीपी आएगी बस। अब आपकी डीपीपी 8 सॉल्व करने के बाद डीपीपी 9 आएगी कैपेसिटर की। चलो होता क्वेश्चन नंबर 25 समीर ने किया क्या? समीर कहाँ है? हाँ समीर है।
ट्राई किया था। सोनाली, ट्राई नहीं किया, अविरल ने ट्राई नहीं किया। अरे भैया तो बहुत गलत बात है। नहीं ऐसे तो कोई काम नहीं करेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 25, 26, 27, 25, 26, 27, 28, ये चारों क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं, है ना? ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप करिए ट्राई, उसके बाद में बताऊँ, ठीक है? इसके बाद में 33 तक अभी मैंने बता दिया। अब आप एक बार है ये फॉर्मूला चार्ट में देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 के जस्ट बाद में एक टेबल बनी हुई है। ये जो टेबल बनी हुई है ना, ये चीज स्कूल वाले बहुत पूछते हैं, बोर्ड में भी आता है, बोर्ड में भी आता है ये मतलब टेबल बोर्ड में पूछी जाती है, स्कूल वाले भी बहुत पूछते हैं, है ना? डिफरेंशिएट द पोटेंशियोमीटर एंड वोल्टमीटर, गिव 4 differences or distinctions in potentiometer and voltmeter। तो ये आप जो है ना इस टेबल को पढ़िए पूरा, है ना? ये जो टेबल है पोटेंशियोमीटर की एंड वोल्टमीटर की, इस टेबल को पूरा पढ़िए। दृष्टि क्या है? हाँ बेटा, ये टेबल आपके पास है ना? चलो, पोटेंशियोमीटर एंड वोल्टमीटर का जो सबसे पहला अंतर है ना, दोनों में जो डिफरेंस है उसको बोल के बताओ जल्दी से। पोटेंशियोमीटर एंड वोल्टमीटर का सबसे पहला डिफरेंस जल्दी से बोल के बताओ, इजी आता है, टाइम मत खराब करो। वो सृष्टि बेटा टाइम मत खराब करो, बोलो बेटा जल्दी से। युवराज आप बोलो, युवराज चौधरी, हाँ चलो बोलो जल्दी से बोलो। करेक्ट, ये पहला अंतर है, ये पहला। चलिए दूसरा अंतर जो है वो कौन बोल के बताएगा? वरुण सैनी बोल के बताएगा, वरुण सैनी। कर रहे हैं, गुड, शाबाश। ये पता है पूछेंगे आपके स्कूल वाले, जरूर पूछेंगे, समझ रहा। चलो स्कूल वाले ना पूछे तो बोर्ड वाले पूछो, क्योंकि ये रुचि है तो स्कूल वाले जो है ना ये भी जोरदार है ना? पता नहीं क्या सवाल पूछते हैं, जो सवाल कभी नहीं आया बोर्ड में वो सवाल पूछते हैं। चलिए थर्ड वाला देखो, बताओ। थर्ड वाला जो है इसी का ट्रायल पढ़ के सुनाएंगे। एक्चुअली क्या है कि वोल्टमीटर में हम सीधा सा जो स्केल होता है ना उसका डिफ्लेक्शन मेजर करते हैं, जबकि यहाँ पर हम नल डिफ्लेक्शन मेजर करते हैं। नल डिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जीरो करंट आ जाता है, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती, है ना? पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा होती है और वोल्टमीटर की सेंसिटिविटी बहुत ही पुअर होती है ना? यस, तो पोटेंशियोमीटर में क्या होता है कि जब हम मेजर करते हैं तो जो सर्किट होता है उसमें से कोई करंट नहीं लेता, तो पोटेंशियोमीटर टेक्स नो करंट फ्रॉम द सर्किट, इसलिए इफेक्टिवली इसका रेजिस्टेंस जो होता है वो इंफिनिटी बन जाता है। इट हैज ऑलवेज अ फाइनाइट रेजिस्टेंस, तो हमेशा एक फाइनाइट रेजिस्टेंस होता है वोल्टमीटर के साथ, जो जरूर होता है, लेकिन पोटेंशियोमीटर का प्रैक्टिकली रेजिस्टेंस इंफिनिटी हो जाता है। इंफिनिटी रेजिस्टेंस कैसे हो जाता है कि जब सर्किट में करंट ही नहीं होगा तो अपने आप ही गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो आ गया। पोटेंशियोमीटर जब गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो आ गया, इसका मतलब करंट नहीं है, करंट नहीं है तो इसका मतलब इंफिनिटी रेजिस्टेंस है, ठीक है ना? चलिए अब हम जो है ना फ्यूज वायर, ये भी स्कूल वाले पूछ लेते हैं कभी। फ्यूज वायर क्या है? ये हमारे सारे सर्किट्स का सेफ्टी डिवाइस। फ्यूज वायर क्या है? सेफ्टी डिवाइस ऑफ आर सर्किट। हम फ्यूज वायर लगा रखते हैं। आजकल तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स आ गए, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स आ गए ना आजकल तो शायद ये
फ्यूज वायर होता ही नहीं है। हमारे जमाने में होता था फ्यूज वायर। हम लोग जब थे ना, आजकल हम लोग तो मॉडर्न लोग हो गए ना, बड़े लोग हो गए। हाँ, जमाना मॉडर्न हो गया। हमारे टाइम में क्या होता था कि बार बार हम फ्यूज वायर मांगते रहते थे कि फ्यूज उड़ता था, तो फ्यूज उड़ता था तो फिर एक आदमी जाता था फ्यूज के पास में, उसको निकालता था, टायर मारता था, वापस आ जाता था। आजकल तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स हो गए जिसको कहते हैं एमसीबी। तो वो एमसीबी ट्रिप हो जाती है, जरा सा सर्किट में कुछ होता है, फिर आप क्या करते हो, जाके वापस एमसीबी को ऑफ कर देते हो। ऐसे करते हो, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर हो गया। चलिए आप ये फ्यूज वायर क्या था कि पहले एक पतला सा वायर होता था जो लगा देते थे, तो वो उड़ जाता था। तो फ्यूज वायर में देखो आप लोग, फ्यूज वायर शुड हैव वेरी हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। मतलब रेजिस्टेंस हाई चाहिए और मेल्टिंग पॉइंट लो चाहिए। यानी हम ऐसा फ्यूज वायर लगाना चाहते थे जो कमजोर होता था, जिससे कि वो जल्दी से गल जाए, जल्दी से टूट जाए। रेजिस्टेंस हाई एंड पुअर वायर, कच्चा वायर लगाते थे। ज्यादा मजबूत वायर नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर मजबूत वायर लगा देंगे तो सर्किट में अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो टूटेगा ही, वो उड़ेगा ही, तो फिर क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। सर्किट में आग लग जाएगी या घर में आग लग जाएगी, पूरी वायरिंग लग जाएगी, बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो फ्यूज वायर क्या हमारे को होने वाले बड़े नुकसान से बचाता है। अब देखिए, हीट लॉस पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया ड्यू टू रेडिएशन, ये इंपॉर्टेंट चीज है। आपको हमने पहले बताया था हीट रेडिएशन। हीट रेडिएशन क्या बताया था? रेडिएशन चैप्टर, रेडिएशन का चैप्टर पढ़ाया था। dq अपॉन dt क्या बताया था? a ई सिग्मा e रेज़ टू पावर 4 माइनस t नॉट रेज़ टू पावर 4, क्या बताया था? हीट लॉस। तो देखिए यहाँ पर हीट लॉस यानी हीट अपॉन टाइम, हीट अपॉन, तो मैं पता है हीट अपॉन टाइम को क्या लिखूंगा? हीट अपॉन टाइम, ये आएगा आपका ए, ये तो कांस्टेंट मान लो इसको, इस सबको कांस्टेंट मान लो, सबको कांस्टेंट मान लो, क्या आएगा ये? ए आएगा 2 पाई आर एल। वायर तो सिलिंड्रिकल होता है और कांस्टेंट मान लो, कुछ कांस्टेंट मान लो, है ना? अब देखो ये क्या होगा, इसको आप कह सकते हैं ये आएगा पावर अपॉन टाइम। अब पावर अपॉन टाइम क्या होता है? आई स्क्वायर आर अपॉन आई स्क्वायर आर। अभी आई स्क्वायर आर अपॉन टी को क्या लिख सकते हो आप लिख सकते हो 2 पाई आर एल जो आपका हीट है और के कोई कांस्टेंट है। आप आई स्क्वायर को आई स्क्वायर लिख दोगे, है ना, टी को टी लिख दोगे, आर को क्या लिख दोगे? रो एल अपॉन। किस तरह से करेंगे? ये एक क्रॉस सेक्शन एरिया आएगा, ध्यान दीजिए, ये आपका सरफेस एरिया था, ये क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन, जब क्रॉस सेक्शन एरिया लिखोगे आप इसको तो क्या आएगा? देखो इसको मैं लिख रहा हूँ दोबारा, 2 पाई आर एल के इक्वल टू आई स्क्वायर अपॉन टी रो एल अपॉन ए को क्या लिखोगे? पाई आर स्क्वायर। तो देखो आपका जो आई आएगा वो क्या आएगा? इधर की तरफ चलो, आई स्क्वायर, आई स्क्वायर जो है वो प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर की वैल्यू है। तो आपका वायर जितना मोटा होगा उतना फेज करंट बढ़ता जाएगा। मतलब तो ये गलत बात है, ये आई 3/2 आएगा, आई 3/2। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि क्या आएगा। हम चाहते नहीं है मोटा वायर लगाना, क्योंकि मोटा वायर लगा देंगे तो क्या होगा, ज्यादा करंट पर भी वो नहीं टूटेगा या ज्यादा करंट पर जाके टूटेगा। जितना पतला वायर होगा उतना जल्दी टूटेगा। तो हम तोड़ना चाहते हैं क्योंकि हम सेफ्टी सर्किट की चाहते हैं, है ना। तो ये सब चीजें आपको जो है ध्यान रखनी चाहिए। अब ये क्वेश्चन नंबर जो है ना, बाकी के तो आपको पढ़ने में मैंने कह दिया साफ साफ, है ना। क्वेश्चन नंबर 34, ये 34 सवाल जो है ना, ये आपको मैं अभी समझाना चाहता हूँ। 34 सवाल सभी बच्चे पढ़े। क्वेश्चन नंबर 34, question number 34. Consider circuit T equal to 0. The key is closed. T equal to 0 पर की को क्लोज किया गया है, राइट। एक सेल है और एक कैपेसिटर है। ये सेल का पोटेंशियल भी है, राइट, किया गया। T equal to t सेकंड पर करंट ग्राफ what is variation of log I with time t to obtain graph to one of the parameters that V R C is changed
keeping the other two constant. What should be the change to obtain graph 2 from graph 1? वाह, बड़ा आसान सवाल है। देखिए ये सवाल जो है ना 34 सवाल, 34 37 34, इस सवाल को आप लोग पढ़िए और देखना आपको मतलब इस सवाल को बिना, खैर वैसे तो बिना पेन फाइल कर दो तो मजा ही आ जाए, मजा आए। चलो इसको दो स्टेप लिख करके कर दो, 2 इक्वेशन लिख करके कर दो, तो भी मैं खुश हो जाऊंगा बहुत अच्छे से। हाँ, अगर आप 2 स्टेप लिख के कर दोगे तो भी मैं खुश हो जाऊंगा। करके बताओ जरा, कौन करता है, कौन करता है, जल्दी से करके बताओ। थर्टी 34 का क्वेश्चन को सॉल्व करो। ग्राफ 1 है, ग्राफ 2 कैसे आएगा ये आपको बताना है। ग्राफ 1 और ग्राफ 2 की सबसे खास बात है, देखिए ग्राफ 1 की स्लोप ज्यादा है, ग्राफ 2 की स्लोप कम है। ग्राफ 1 की स्लोप ज्यादा है, ग्राफ 2 की स्लोप कम है। और मैं कह रहा था कि आई और टी में ग्राफ है, लॉग आई और टी में ग्राफ है। ये ग्राफ लॉग आई में और टी में ऐसा है, लॉग ऑफ आई एंड लॉग ऑफ टी। यहाँ लॉग एक ग्राफ ये है और एक ग्राफ ये 1 and 2, ये मैंने जानबूझ के थोड़ा इस तरह से बनाया है, राइट। एक ग्राफ ये और एक ग्राफ ये, जरा चेक करिए आप। जल्दी से करिए, जल्दी करो, मतलब सवाल तो 2 स्टेप का है, 2 स्टेप से एक ही स्टेप का सवाल है। अब आप करो ना करो वो आपकी मर्जी है। अमान सवाल एक स्टेप का ही है, यानी बेटा सवाल एक स्टेप का ही है। अच्छा, कल की क्लास आपने मेरी डिवाइड की थी क्या? कल की और परसों एवं मैंने प्रश्न करते, कल और परसों की मेरी क्लास डिवाइड की थी याद है? तो फिर तो यार ये सवाल बस अभी एक स्टेप में सवाल आ गया ना। समीर बेटा कल और परसों क्लास डिवाइड की क्या आपने? तो बेटा फिर तो ये सवाल है, एक स्टेप है सवाल है, अगर आपने क्लास डिवाइड की बस फिर तो मतलब समझ क्या एग्जाम के अंदर तो ये आता है कि देखते ही आंसर टिक करो बस, सवाल इतना पहले। अगर आपने रिवीजन किया है तो, रिवीजन नहीं किया तो भैया हर चीज देखो, रिवीजन नहीं करने पर तो छोटी सी चीज भी डिविजन लगती है, और रिवीजन हो जाता है तो बड़ी चीज भी आसान लगने लग जाती है। इट इज टोटल मैटर ऑफ रिवीजन। बताओ जी, नहीं यार ये तो कोई बात नहीं। देखो मैंने आपको कल बताया था Q बराबर Q नॉट 1 माइनस e रेज़ टू पावर माइनस t अपॉन r, ये कल बताया, बराबर है? ठीक है, तो चार्जिंग सर्किट है ना कैपेसिटर का, भाई इन्होंने इसको स्विच ऑन किया है t इक्वल टू 0 पर, अभी कैपेसिटर चार्ज होगा, फिर चार्जिंग सर्किट है क्योंकि सेल लगा रखा है ना, सेल लगा रखा है। तो जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे तो कैपेसिटर में चार्ज जाएगा, फिर चार्जिंग करेगा। आई इक्वल टू क्या होता था, आई इक्वल टू होता है dt अपॉन dt। अब आप डिफरेंशिएट करो, करें डिफरेंशिएट तो Q नॉट तो Q नॉट हो गया, 1 का डिफरेंशिएट 0 हो गया, माइनस 1 अपॉन r है ना,
इंटू ई की पावर क्या माइनस टी अपॉन आर, ये आपका क्या आएगा डिफरेंशियल आएगा। अब जब आपके पास में ये आई आ गया है तो मैं इस आई को लिख रहा हूँ माइनस क्यू नॉट अपॉन आर और ई की पावर क्या माइनस टी अपॉन आर, ये हो गया। अब आप इसका जरा लॉग निकाल दो, लॉग आई, लॉग आई। तो लॉग निकालेंगे तो पता है क्या आएगा, लॉग निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये सब तो कांस्टेंट है, ये सब तो कांस्टेंट है। तो इस कांस्टेंट का आप जो है कुछ भी ले लो लॉग, यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो आप इसका लॉग लेंगे तो ये लॉग क्यू नॉट अपॉन आर सी आएगा माइनस यहाँ लेंगे तो क्या आएगा टी अपॉन आर सी। अब आप देखो कि लॉग आई को बोल दो वाई, इसको बोल दो वाई, लॉग आई को क्या बोल दो वाई, इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे, इसको क्या बोलोगे, टी को एक्स बोल दो, टी को एक्स बोल, तो ये एम एक्स आएगा, ये। अब बताओ यहाँ पर एम की वैल्यू क्या है, एम की वैल्यू है 1 अपॉन आर। स्टेप बाय स्टेप देखो, वैसे तो मैं बताऊँ आपको क्योंकि हमने ये भी आपको पढ़ाया था, ये दो लिखने की जरूरत नहीं है ऊपर वाले, ये तो मैंने जबरदस्ती लिख दिए, दोबारा आपको रिकॉल कराने के लिए लिख दिया है मैंने, ताकि तो आपका यहीं से आंसर आ जाता है। आपने इसको किया आई और इसको किया लॉग, तो लॉग आई बराबर लॉग ऑफ दिस 6 एंड माइनस टी अपॉन आर, करेक्ट। अब देखो ये y इक्वल टू सी माइनस एन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये n क्या है, n है 1 अपॉन आर। अब इन्होंने पता क्या कहा है, इन्होंने कहा ग्राफ 1 का उसको ग्राफ 2 में बदलना है, तो देखो क्या होगा। अब आप बताओ इसका स्लोप ज्यादा है, इसका स्लोप कम है, इसका मतलब आप क्या करो, ग्राफ 1 से ग्राफ 2 में बदलना है तो या तो आप c को बढ़ा दो या r को बढ़ा दो या दोनों को बढ़ा दो, या दोनों को बढ़ा दो, दोनों का ग्राफ हुआ है। तो c should be increased, करेक्ट आंसर, r should be increased, है वो भी आप कर सकते हो, दोनों भी बढ़ा सकते हो, करेक्ट। चलिए अब आप जो है क्वेश्चन नंबर 35 पर आते हैं। नहीं तो अब देखो आप इसके अंदर क्या है कि आप सवाल को ध्यान से पढ़ो। वन ऑफ द पैरामीटर दैट इज V R और C चेंज कीपिंग टू कांस्टेंट, तो दूसरे दो को कांस्टेंट रखा, तो दूसरे दो को कांस्टेंट रखा है, इसका मतलब V और R को कांस्टेंट रखते इन्होंने आंसर दिया होगा, तो C शुड बी, आप दूसरे कांस्टेंट रखोगे तो वो हो जाएगा। मतलब यहाँ पे देखो ना इस जगह कि वो आप R और C दोनों आएंगे आपके, ये देखो सुनो यहाँ पर ठीक है एक आंसर दे दिया आपके एग्जाम में, ये मल्टीपल आंसर टाइप क्वेश्चन आ सकता है, मल्टीपल आंसर टाइप क्वेश्चन आ सकता है, तो फिर आपको वो करना पड़ेगा, है ना, राइट। चलिए स्लोप का ध्यान रखो, बस इतना सा तो सवाल और है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 जो है ये थोड़ा अच्छा होगा और इसको आप एक बार समझ लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 35, a charge capacitor C1 is being discharged, अच्छा पहले चार्ज था फिर उसको डिस्चार्ज कर रहा था through a resistance R by putting, एक बार जरा वापस देखिए क्या है सवाल। A charge capacitor C1 is being discharged through a resistance R by putting the switch S in position 1 when discharging current reduces I0. Okay. That moment, switch is suddenly shifted to position 2. Calculate amount of heat liberated in R starting from this instant. Calculate the current I in the circuit as a function of time. Initially, CP is uncharged. देखो जी कोई खास बात नहीं है, बहुत ही सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल सी बात है। एक कैपेसिटर C1 है, इस पर पहले चार्ज था, यहाँ एक रेजिस्टेंस R लगा दिया है, ये जो था कनेक्शन इधर था, कुछ इधर कुछ कनेक्शन था, इधर नहीं कुछ कनेक्शन था, है? जिस समय यहाँ करंट I0 था,
जिस समय यहाँ करंट आई नॉट था उस समय इसको तोड़ दिया, इधर वाले सर्किट, इधर वाले सर्किट की छुट्टी कर दी। जब इसमें करंट आई नॉट था उस समय इधर वाले सर्किट की छुट्टी कर दी और इधर वाला सर्किट जोड़ दिया C2 के साथ। ये है गेम था। ये बोलने का तरीका है, अपनी बात कहना चाहता ना सवाल वाला, तो क्वेश्चन वाला अपनी बात कहने के लिए तरीके ढूंढता है कि कैसे बोलूं मैं, किस तरह से मैं अपनी बात कहूं, तो वो बात है और कुछ भी नहीं है इसके। तो आप देखिए ये जो है ये आई नॉट यहाँ से आया और ये अब आपका बढ़ेगा, तो ये आपको बताना है टोटल अमाउंट ऑफ क्या की। तो चलिए सबसे पहले मुझे इस सर्किट का RC बताओ। RC टाइम कांस्टेंट, तो इस टाइम कांस्टेंट बताओ R इंटू सी। R तो R है, C कितना है, C है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ये C है। चेक करो कि मैंने सही लिखा है, क्योंकि ये C1 और C2 दोनों सीरीज में आएंगे, तो ये होगा, क्योंकि सीरीज में जब C1 C2 होता है तो रिजल्टेंट यही आता है ना, C बराबर C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, सीरीज का रिजल्टेंट। तो आपका ये RC आता है। अब आपको हमने पढ़ाया I इक्वल टू आई नॉट ई रेज टू पावर माइनस P अपॉन R, ये आपको हमने पढ़ाया क्या, बताइए आप, बढ़ाओ जल्दी पढ़ाया। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, इसको डायरेक्ट आंसर में आ जाएगा I इक्वल टू आई नॉट, ये तो आपको पढ़ाया है ना। R C को लिखो C1 C2 और यहाँ लिखो C1 प्लस C2, ये आपका एक आंसर आ गया। ये सेकेंड आंसर है ना, फर्स्ट वाला भी करेंगे इन्होंने पूछा और दूसरा भी इन्होंने पूछा ही कब निकाल देते हैं। हीट इक्वल टू पता है क्या बोलूंगा, हीट इक्वल टू मैं बोलूंगा आई स्क्वायर R dt फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, ये बोलूंगा मैं। ध्यान दो क्या बोला, हीट इक्वल टू आई स्क्वायर R dt 0 से इन्फिनिटी, यानी कि टाइम का हम 0 से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेशन करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, आई स्क्वायर को मैं लिखूंगा आई नॉट स्क्वायर, आई स्क्वायर को लिख रहा हूं मैं आई नॉट स्क्वायर, कॉमन ले लिया, कैपिटल R को बाहर निकाल दिया, है ना। हाँ, ये वो इसका स्क्वायर करूंगा, है ना। तो मैं लिख रहा हूँ इसको e की पावर माइनस 2p C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 और इसको dt करो, लिमिट लगाओ 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। अब आपका हीट आ जाएगा, आई नॉट स्क्वायर R को आपका कांस्टेंट है जो बाहर निकाल दिया। अब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन में देखिए ये क्वांटिटी ऐसे कैसे आएगी, तो मैं इंटीग्रेशन में सीधा लिख देता हूँ, वैसे का वैसा पूरा का पूरा वापस लिख देता हूँ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ये तो एक चीज लिखी। और अब मैं यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करके नीचे लिखूंगा, यहाँ पर 2C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ये किया है ना, डिफरेंशिएट करके ना उसका फंक्शन का इंटीग्रेशन आजकल तो आगे होगा आप लोगों को, अब तो 12th में आ गए। डिफरेंशियल इंटीग्रल पढ़ाया नहीं पढ़ाया, पढ़ा ना। चलिए यहाँ पे माइनस आना चाहिए, तो चलो कोई खास बात नहीं, तो वो माइनस आना। अब आप ध्यान दीजिए, एक्चुअली आई स्क्वायर की वैल्यू जो है टाइम के साथ में डिक्रीज हो रही है, तो वो थोड़ा सा उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बाकी कोई खास बात है नहीं। अब आप इसकी लिमिट लगाओ, अभी लिमिट लगाओगे तो चीजें सही हो जाएगी अपने आप। 0 से इन्फिनिटी तक की लिमिट लगा दी, तो 0 से इन्फिनिटी तक की लिमिट लगा के देखो आप क्या था, हवा में मत छोड़ो, चीजों को हवा में मत छोड़िए। C1 प्लस C, आप बाकायदा लिमिट लगाइए 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, 2C1 C। अब देखो एक बार आप यहाँ इन्फिनिटी लिखो, तो जब C की जगह इन्फिनिटी लिखोगे ये माइनस है, E की पावर माइनस C की जगह इन्फिनिटी लिखोगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन E की पावर जाएगा तो वो इन्फिनिटी आएगा तो एक 0 आ जाएगा। फिर आप E की पावर 0 लिखो, C की पावर, तो C की पावर 0 लिखोगे तो E की पावर 0 क्या होगा 1 आएगा। अच्छा एक माइनस यहाँ पे पहले लिखना, अब देखो आपका ये माइनस माइनस प्लस
आपका ये आंसर आ गया, चेक करना तो ये आंसर है क्या, चेक करिए आंसर ये है क्या, ठीक है। क्या उल्टा कैसे हो रहा है? अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, हाँ तो आप देख लो उसमें, मेरे से कुछ गड़बड़ हो सकता है, हाँ? अरे मतलब टोटल चेक कर देना, हाँ, अरे वो मैं ऐसा ही आदमी हूँ, आप लोग तो मतलब कंसेप्ट सीख लो, है ना, हाँ, बाकी कैलकुलेशन तो क्या मैं पूरे घोड़ा ले करता हूँ, मेरे को ध्यान रहता है कि किसी को भी डिवाइड कर देता हूँ, किसी को भी डिस्पोज कर देता हूँ, हाँ, कोई खास बात नहीं है ना, तो ऐसे, लेकिन कंसेप्ट आपका ये राइट है ना, चलिए ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 36 कौन करेगा? हाँ, आई स्क्वायर आ रहा है, आर स्क्वायर ना तो है, एक मिनट जरा, अच्छा अच्छा, मतलब आएगा ना आर स्क्वायर, मेरी इच्छा नहीं हो रही अब वहां जाने की, अब मेरी आदत सुन लो, आपको आपको क्लियर है ना ये आएगा, या मेरे से करवाना चाहते हो बताओ? हाँ हाँ, चलिए ठीक है, बोला आप उसको कर लीजिए। अच्छा ये आई स्क्वायर का वो आएगा, अच्छा अच्छा, फिर उसमें से एक आर यहाँ का छूट गया, हिस्सा में ये वाला आर, हाँ हाँ हाँ, आर छूट गया ना एक मेरे से, ये वाला आर छूट गया मैंने, ऐसा ही कह रहे हो ना, फिर वो अपने आप में जाएगा, ठीक है ठीक है, चलिए अब इससे अल्लाह सवाल, अच्छा ऐसा हो गया क्या? आप क्या करिए, आपको हाँ वो ऊपर ही आएगा ना, नीचे नहीं आएगा, आर स्क्वायर ही होगा, कैसा नहीं होगा बेटा, आप क्या करो, वो एक्चुअल में क्या डिनोमिनेटर के अंदर जो है ना आ रहा है, और जब हम उसको रिवर्स करते हैं तो इट विल गो बैक टू आउटसाइड। चलिए 36 क्वेश्चन, 36 क्वेश्चन मैं चाहता हूं कि मैं ना करूं, आप करें, है, और मैं इस क्वेश्चन को घर के लिए छोड़ना चाहता हूं, पूछो क्यों? क्योंकि क्वेश्चन मोर और लेस जो है ना ऐसा ही है, ऐसा ही है, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस इतना सा कर दिया है कि आपका कैपेसिटर जो है स्फेरिकल कैपेसिटर कर दिया है, और इस सवाल को अगर आप करेंगे 36 क्वेश्चन को अगर बच्चे कर देते हैं तो आई विल बी वेरी हैप्पी, मुझे खुशी मिलेगी, है, सवाल एकदम ऐसा ही है, बस आपको थोड़ा दिमाग लगाना है, क्वेश्चन में अप्रोच यही है, कंसेप्ट यही है, आई स्क्वायर आर की करना है आपको, फिर इंटीग्रेट करना है, ठीक है, रेस्पेक्ट में यू विल गेट योर रिजल्ट, ठीक है। चलो अब देखो 37 क्वेश्चन, 37 भी आप करिए, 38 भी आप करिए, मैं नहीं करूँगा, ठीक है, फिर आपको बता देंगे। अब आप देखो आपका जो है आगे का प्लान बना देता हूँ कि आपका कैपेसिटर पूरा हो गया, सर्किट पूरा हो गया है, आपके पास में डीसीसी नंबर कितनी पहुंच गई, अभी मैंने डीसी चेक कर लिया पर्सन 8 पहुंच गई, आप डीसीसी 8 कंप्लीट कर लीजिए पूरी, है ना, आपका 10 तारीख को टेस्ट है, 10 जून को, 10 जून को जो टेस्ट है टाइम हमारा सेम रहेगा 10 o'clock, और 10 जून का जो टेस्ट है उसके अंदर आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, किसमें से बताओ? 20 क्वेश्चन आएंगे वर्क पार एनर्जी, 11 क्वेश्चन वाले वर्क पार एनर्जी के 20 क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन जो होंगे आपके, वो 30 क्वेश्चन में से आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन ही जो है ना करंट इलेक्ट्रिसिटी और कैपेसिटर में से होंगे, पूरे के पूरे क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड कैपेसिटर, इस टेस्ट के क्वेश्चन हम बस इसी में से देंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड कैपेसिटर में से देंगे 30 क्वेश्चन,
राइट। अब ये करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड कैपेसिटर कंप्लीट होते ही आपका एक मेजर पोर्शन खत्म हो गया, उसके बाद फिर हम मैग्नेटिज्म पर आ जाएंगे। तो ये चैप्टर जैसे ही इसकी डीसीपी वगैरह कंप्लीट होती है तो हम किस पर आ जाएंगे, फिर हम मैग्नेटिज्म पर आ जाएंगे। दैट विल बी न्यू ब्रांच ऑफ फिजिक्स, यानी फिजिक्स की एक ब्रांच कंप्लीट होगी, तो हम मैग्नेटिज्म पर आ जाएंगे। जब हम मैग्नेटिज्म चालू करेंगे उससे पहले हम आपका एक मेजर टेस्ट लेंगे। मेजर टेस्ट, ध्यान दीजिए, मेजर टेस्ट, क्योंकि ये ब्रांच आपकी एक पूरी कंप्लीट हो गई फिजिक्स की, है ना। उसके बाद मैग्नेटिज्म चालू हो जाएगा, तो करंट, इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटर, ये सब कंप्लीट हो गया। अब हमारा मैग्नेटिज्म चालू हुआ, है ना। तो मैग्नेटिज्म में हम जब स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिज्म, उससे पहले आपका एक मेजर टेस्ट लेंगे। तो मैं बता दूं मेजर टेस्ट का सिलेबस। आपका जो मेजर टेस्ट होने वाला है ये आपका 20 तारीख को, 20 जून को आपका मेजर टेस्ट होगा। 3 घंटे का टेस्ट होगा, 3 घंटे का। उस मेजर टेस्ट में 100 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन कैसे कैसे होंगे वो सुनिए, वो सुनिए। 100 क्वेश्चन में आपके टॉपिक होंगे आपके बेसिक मैथ। बेसिक मैथ आपको पास फॉर्मूला कार्ड दिया हुआ है बेसिक मैथमेटिक्स का, वेक्टर, काइनेमेटिक्स, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी, ये आपके टॉपिक होंगे इसके अंदर। तो ये 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन इसके होंगे। 11th क्लास के टॉपिक हैं सारे के सारे। ध्यान दीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आपको ये अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए आप, ये बेसिक मैथमेटिक्स के आपके 50 क्वेश्चन होंगे। बेसिक मैथ, वेक्टर, काइनेमेटिक्स, एनएलएम एंड वर्क पावर एनर्जी, 50 क्वेश्चन। और बाकी के जो 50 क्वेश्चन हैं वो पूरा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट एंड कैपेसिटर में होगा। ये आपका 20 तारीख को टेस्ट होगा, राइट। तो 20 तारीख को मेजर टेस्ट होगा। अपन मैग्नेटिज्म स्टार्ट करेंगे उससे पहले, क्योंकि मैग्नेटिज्म जब स्टार्ट हो जाएगा तो दिस विल बी न्यू ब्रांच ऑफ फिजिक्स, है ना। फिर वो अलग ब्रांच होगी फिजिक्स की, वो काफी इजी होती है मैग्नेटिज्म वाली ब्रांच, बस उसमें थोड़ा डायरेक्टर का ध्यान रखना पड़ता है और बाकी उसमें कुछ नहीं होता खास। तो आप इन सबको अच्छे से तैयार कर लो। 10 तारीख वाला जो आपका टेस्ट होने वाला है 10 जून को, उसका सिलेबस जो है आपको पता होना चाहिए अच्छे से, ठीक है। तो आपकी नमस्ते, कुछ कहना चाह रहा है क्या कोई बच्चा? अच्छा, कैपेसिटेंस का क्वेश्चन रह गया। टोनाली कह रही है कि कैपेसिटेंस का एक क्वेश्चन रह गया। अच्छा, आप लोगों ने किया क्या वो क्वेश्चन? वैसे अभी तो 9:18 हो रहे हैं, चाहे तो हम 5 मिनट लगेगा, 5-7 मिनट लगेंगे, उस क्वेश्चन को कर देते हैं। सभी बच्चे रेडी हैं या बताओ, जल्दी बोलो, जल्दी से। अभी करें कि कब करें? बोलो जल्दी से, कर दो, वेरी गुड, शाबाश। देखिए क्वेश्चन क्या था, ये बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है जैसा हमने डिवाइड करके उसको किया था, है ना। सारे कैपेसिटर्स को फिर आपको पैरेलल में कनेक्ट करना है, टुकड़े टुकड़े करके पैरेलल में कनेक्ट करना है। तो देखिए मैं करता हूं, ये आपका एक प्लेट थी, इससे डी डिस्टेंस ये थी, यहां मटेरियल आपका क्या बना था? K1, या ऐसा लगा R1 होगा। फिर ये एक प्लेट ऐसी थी, है ना, यहाँ पे डिस्टेंस डी थी और ये डिस्टेंस डी थी, तो ये टोटल डिस्टेंस 2d थी, राइट, ऐसा था। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, बहुत छोटे छोटे पीसेज में काट दे रहे हैं। इसका जो ए है वो है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ये इसका ब्रेड्थ है, करेक्ट। यहां पर मैं कहूंगा x = 0, यहां पर मैं कहूंगा
x इक्वल टू एल, ये x इक्वल टू 0 है, ये x इक्वल टू एल है। ठीक है जी। चलो अब हम यहां से एक तीर ले रहे हैं कैपेसिटर का x डिस्टेंस पर dx थिकनेस का, dx इज वेरी स्मॉल थिकनेस, वेरी स्मॉल थिकनेस। चलो आप मुझे है ना, ये तो डी दे रखा है यहां से लेके यहां तक, ये वाला तो डी दे ही रखा है, मुझे आप ये वाली चीज बताओ जरा, ये कितनी लंबी हो जाएगी, इसकी मतलब आप वो बताओ क्या बोलते हैं ना, ये वाली लंबाई कितनी होगी। इस लंबाई का नाम मैं रख देता हूं, क्या रखूं बताओ, इस लंबाई का नाम कुछ अलग रख दूं। ये वाली डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक x है ना, तो ये वाली लंबाई बताओ मुझे, इस लंबाई का नाम मैं रख देता हूं, इस लंबाई को मैं s रख देता हूं, है ना। हाँ बेटा बोलना जरा। हाँ l या d अपॉन l इंटू s आएगा यार, है ना, यही है ना, हमारा ऐसे मत करो ना, d अपॉन l इंटू s, ठीक है। तो आप देखेंगे अब इस कैपेसिटेंस की वैल्यू लिखा हूं मैं dc इक्वल टू मैं लिख रहा हूं एप्सिलॉन नॉट एरिया कितना बताओ, एरिया कितना bdx। अरे वाह वाह वेरी गुड, शाबाश। किसने बोला कि bdx आप मेरे को बोल के बताने का? सही बात है, वेरी गुड। चलो ये काम तो हो गया, अब जरा यहां का काम करो, यहां का काम करो, ये नीचे क्या लिखना है ये बताओ, शाबाश, ये बताओ मेरे को नीचे क्या लिखना है। ये यार एप्सिलॉन r1 है और ये एप्सिलॉन r2 मटेरियल है, ये तो बात है। शाबाश, जल्दी करो कृष्णा कपिल, यहाँ नीचे क्या लिखना है? नीचे क्या लिखना है देखो, मैं लिखता हूँ नीचे में लिख रहा हूँ d अपॉन k1 प्लस dx अपॉन h k2, ये लिख दिया मैंने, ये लिख दिया मैंने ऐसा लिखा। अब आप ये जरा चेक करो कि मैंने सही लिखा है, अमान मैंने सही लिखा है क्या? देखिए कैसे मैं आपको इसको सही बताता हूँ, ये थोड़ा सा कंसेप्ट सीख लो। अगर ये कैपेसिटर 2 थे, मैंने इसके बीच में एक प्लेट रखी थी और एक प्लेट रखी थी। देखो मैं आपको कंसेप्ट याद दिलाता हूँ, P1 P2 पे एक एप्सिलॉन R1 था, एक एप्सिलॉन R2 था, ऐसा था। तो हमने इसका कैपेसिटेंस क्या लिखा था, मैं याद दिला रहा हूँ, उसको मिटा दूंगा फिर अभी मैं मिटा दूंगा। मैंने इसका कैपेसिटेंस लिखा था, आप लोग पकड़ना, मैं एक गलती करूंगा यहाँ पे, आई विल डू वन मिस्टेक। मैंने इसको लिखा था d माइनस P1 माइनस P2 प्लस P1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस P2 अपॉन एप्सिलॉन R2, ऐसा लिखा था। देखा था क्या? बोलो हाँ, बिल्कुल ऐसा मैंने लिखा था। जब ऐसा मैंने लिखा था तो ध्यान दो क्या हुआ था। आप अब क्या करें कि P1 को इतना बड़ा कर दें कि पूरा स्पेस भर जाए और P2 को इतना बड़ा कर दें कि पूरा स्पेस भर जाए। यहाँ पे पूरा स्पेस ही तो भर गया, देखो ये पूरी जगह खत्म है ना, ये कैपेसिटर फुल भर गया हमने, ये वाला कैपेसिटर फुल भर गया। तो आपके ये T1 प्लस T2 का टोटल D के बराबर हो जाएगा, यानी कि ये D माइनस T1 माइनस T2 कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल, और फिर केवल ये बच जाएगा। तो मैंने वो लिख दिया है,
बाकी ये d माइनस T1 माइनस T2 नहीं लिखा हुआ, समझ गए? चलिए अब हम कहेंगे बस अब तो हमें कुछ करना ही नहीं, अब तो हमें बस इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन कर दो, तो इंटीग्रेशन करेंगे आप कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके आएगा, करिए जी, तो आपका क्या है। तो देखो इंटीग्रेशन मैं कर रहा हूँ, एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लिया, b को कॉमन ले लिया और नीचे से b को कॉमन ले लिया, राइट। अब यहाँ पे लिखूंगा क्या, dx अपॉन 1/k1 प्लस x अपॉन l k, ये लिखा है। लिमिट आप 0 से l तक लगाएंगे, कैलकुलेट करके आंसर किया जाएगा आपका जो भी आंसर आया है। गॉट द पॉइंट? जल्दी से इसकी कैलकुलेट करके आंसर बताओ मेरे को, लिमिट वगैरह लग सकते, लिमिट रखिए, जल्दी से कैलकुलेशन करो, इंटीग्रेट करो इसको पहले x के रेस्पेक्ट में, और फिर आप लिमिट रखिए 0 से लेकर l तक। Do it fast, please. Be little fast. जल्दी जल्दी करो। बोलिए, इतना वेट नहीं भाई, इतना वेट नहीं बताया तो फिर मतलब मैं परेशान हूँ। आप सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ln आएगा log of 1/k1 प्लस x अपॉन l k2, फिर आप इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/k1 का डिफरेंशियल 0 आएगा प्लस 1/k2 है ना, ये l अपॉन, तो 1/l k2 आ जाएगा, ये आपका डिफरेंशियल आ जाएगा। अब आप लिमिट रखेंगे तो 0 से l तक की लिमिट रखो, देखो क्या है, मैं इसकी लिमिट यहाँ रख देता हूँ, सब बच्चे देखना, मैं लिमिट यहाँ रख देता हूँ, एक मिनट, मैं इसकी लिमिट रख देता हूँ, देखना, तो मैं लिख रहा हूँ एप्सिलॉन नॉट d l k2 अपॉन d। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे x की जगह l लिखूंगा, l लिखूंगा तो देखो ये आएगा log of 1/k1 प्लस 1/k2, फिर माइनस, अब x की जगह 0 लिखूंगा तो ये आएगा log of 1/k1, बस ये आएगा। चेक करो, अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा एप्सिलॉन नॉट dl k2 अपॉन d, है ना। अब आप इसको सॉल्व कर दो, log ऑफ, देखो ये k1 k2, तो ये आएगा, मेरे को लग रहा है k1 प्लस k2 अपॉन k2, चेक करना है ये, राइट। तो ये आपका सवाल सॉल्व। चलिए कल आप लोग जो है ना ये करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाकी के सारे सवाल कर लेना और DPC 8 कंप्लीट कर लेना, DPC 8 जो मैंने आपको लिखी है पूरी कर लेना 100%, राइट। अच्छा एक चलो वो मैं इंफॉर्मेशन अलग तरह से दे दूंगा। एक्चुअली हमने एक चीज की है, वो एक चीज ये की है कि हम एक मतलब जो ये 15 ये जुलाई में जो एग्जाम होने वाला है, जुलाई में जो जेई मेन और एडवांस और IIT का जो एग्जाम होने वाला है, तो इसके जो है एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं, जो कर चुके हैं तैयारी, चाहे उन्होंने पढ़ाई कहीं से भी की हो, है ना, किसी बच्चे ने चाहे कहीं से पढ़ाई की हो, है ना, वो प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई फीस वगैरह नहीं है ना, वो सब बच्चों के लिए है, लेकिन आप लोगों के लिए नहीं है, वो आपके लिए नहीं है, क्योंकि वो उन बच्चों के लिए जो अभी जुलाई में एग्जाम देने वाले हैं, जिन्होंने अपनी पूरी तैयारी कर ली है 2 साल तक, चाहे उन्होंने तैयारी कहीं भी रह के कर ली, है ना। जैसे कोई बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने तैयारी देहरादून में रह के की, दिल्ली में रह के की, कोटा में रह के की, या चंडीगढ़ में रह के की। साहब चाहे जहाँ से भी तैयारी कर रखी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। हमने वीडियो बना रहे हैं हम, और वो वीडियो बना रहे हैं ब्रीफ रिवीजन ऑफ एंटायर सब्जेक्ट, पूरी फिजिक्स का ब्रीफ रिवीजन हो जाएगा 10 जुलाई पहले, मतलब थोड़ा तेज चलेगा,
ट्रैफिक, तो वो वीडियो जो है उसको हम पब्लिक रखेंगे, है ना। तो पब्लिकली केवल वही वीडियो रहेंगे, बाकी आप लोगों के जो वीडियो हैं वो सारे के सारे प्राइवेट करके आपके मेल बॉक्स में डाल दिए जाएंगे। तो आपका मेल जैसे ही आप लगाओगे तो आपको वो मिल जाएंगे, कभी भी मिल जाएंगे, मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वो हमेशा हमेशा रहेंगे, मतलब उनको हटाएंगे नहीं हम, लेकिन वो आपके मेल में ही रहेंगे, ठीक है। तो वो हमेशा के लिए आपके पास रहेंगे, राइट, हम उसको हटाएंगे नहीं। लेकिन ये जो है ये आप अपने जो सीनियर्स हैं उन लोगों को बता दो कि भैया एक इस तरह के वीडियो जो है आने वाले हैं, शायद मेरे को 99% लग रहा है पहला वीडियो वेव ऑप्टिक्स का होगा जो आज शाम को अपलोड हो जाएगा। प्रयत्न कर रहे हैं आज इवनिंग को फर्स्ट वीडियो अपलोड हो जाएगा, राइट। फिर रोज रोज अपलोड होता रहेगा, वो वीडियो लगभग 2 घंटे का होगा और उसके अंदर जो है रोज एक एक चैप्टर उड़ाया जाएगा, मतलब रिवाइज किया जाएगा उड़ाया जाएगा मतलब ये है कि जिसने अच्छे से पढ़ाई कर ली ना उसको समझ में आएगा, जिसने बढ़िया से पढ़ाई नहीं करी उसको समझ में नहीं आएगा। और उसमें लगभग 100% कंसेप्ट आ जाएंगे, यानी डिटेल नहीं होगा लेकिन कंसेप्ट सारे होंगे, ठीक है, जिससे बच्चे रिवीजन कर पाए, राइट। चलिए, तो आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन थी आज की। नमस्ते, ठीक है। कोई कुछ कहना चाह रहे बच्चा? कल क्लास लगेगी, कल संडे लेकिन क्लास लगेगी।